बच्चों, आज हम फूल और कांटे इस कविता की पढ़ाई करते हैं। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस कवि का परिचय पहले देखते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधकिला फूल, प्रेम कांता आदि उनकी रचनाएं हैं। अब हम कविता का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति इसका दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। पहले हम कविता पढ़ते हैं और उसके बाद कविता का सरल अर्थ समझ लेते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी है चांदनी डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वैध देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों की गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर सिस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। पहले हम 4 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही, फूल और कांटा एक ही स्थान पर जन्म लेता है। एक ही पौधा उन्हें पालता, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। एक ही जगह पर वो दोनों जन्म लेते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। किसी एक को ज़्यादा या किसी एक को कम कभी नहीं मिलती। फूल और कांटे दोनों एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं और दोनों एक ही जगह पर पलते हैं। दोनों पर चांद चांदनी की शीतलता एक समान होती है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह यानी बादल, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। देखो, अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। किसी एक पर ज़्यादा और किसी एक पर कम नहीं बरसाते। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न भिन्न होता है। यह इन पंक्तियों में बताया गया है। अब हम अगली पंक्तियां देखते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। वसन यानी वस्त्र, वर यानी श्रेष्ठ सुंदर। वेद इस शब्द का अर्थ लिखो छेदना। भौर यानी भौरा, शाम यानी काला, तन यानी शरीर। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर उसे घायल कर देता है, उसे चूभता है। किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। आगे देखते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। अनूठा
यानी निराला, गोद में यानी कोक में। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी का खिला। जी यानी मन। अब हम आगे देखते हैं। दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, जबकि कांटा सबको घायल कर देता है। भौरों को फूल रस पिलाता है। अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी को मन को प्रसन्न कर देता है। फूल और कांटे के स्वभाव में कितनी भिन्नता हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। आगे देखते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में। दूसरा है सोहता सुर सिस पर। सोहना यानी शोभा देना, सुर यानी देवता, शीस यानी सिर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बड़प्पन यानी महत्व, बढ़ाई। कसर यानी कमी। निज यानी अपना। हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी के काम नहीं आता। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए।